चैप्टर हमारा चल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस का चैप्टर चल रहा है। इसमें कल मैंने आपको जो करवाया था, क्वेश्चन नंबर दिया था, मेरा ख्याल है 30 और 31 वाकई बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और बिखरे हुए डाटे का क्वेश्चन है। कईयों से होता है, कईयों से नहीं होता, तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक दफ़ा ओवरऑल टॉपिक को ज़रा 10 मिनट में समराइज कर ले। हमने इसमें क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहले ये कब पढ़ा था, थोड़ी सी बेसिक्स। हमने थोड़ी सी बेसिक्स पे बात की थी। इसमें हमने कहा था स्टैंडर्ड क्या होता है, प्लान पर यूनिट प्लान को स्टैंडर्ड कहते हैं। फिर हमने कहा था स्टैंडर्ड में और बजट में फ़र्क क्या है, तो साफ सी बात है पर यूनिट का प्लान है स्टैंडर्ड, और जब उसको इनटू बजटेड यूनिट्स कर देते हैं, टोटल का जो प्लान होता है उसको हम कहते हैं बजट। फिर हमने कहा था स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड जो होता है उसकी क्या शेप होती है, ये बातें पढ़ी थी। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट पे होता है और उसके अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग हो तो कार्ड कंट्रीब्यूशन तक बनता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो तो कार्ड स्टैंडर्ड प्रॉफिट तक बनता है। ये हमने इसकी शेप, मैं रिकैप दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ा है। चैप्टर बहुत ही बिखरा हुआ ये, तो आना इस दफ़ा इसमें से लाजमी मुझे उम्मीद है, तो इसीलिए आप ज़रा इसको थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा दें, क्योंकि ये वो चैप्टर है जिसमें से आपका गलत होने के बावजूद भी लोग 70-80% मार्क्स ले जाते हैं, चाहे गलत भी हो, क्योंकि कोई ना कुछ सही होता है। तो जो फार्मूला और सही हो गया, अगर आपने गलत भी डाटा उठाया तो पेनल्टी एक दफ़ा ही पढ़नी है। अगला फार्मूले में भी गलत रकमें लिखी हैं तो आपको एक दफ़ा पेनल्टी पढ़नी है। इसीलिए फिर भी लोग इस सवाल में नॉर्मली पास हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो सिस्टम होता है उसका पर्पस क्या होता है। तो इन्होंने भी, बच्चों ने भी पहले पूछा था सर जी हम ये वेरिएंस क्यों निकाल रहे हैं, तो बेटा इस सिस्टम का मकसद ये होता है कि आप साल के शुरू में स्टैंडर्ड सेट कर दें, बाद में सारा साल परफॉर्म करने में एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे, फिर आप उन एक्चुअल और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को कंपेयर करके इदारा डिफरेंट एम्प्लॉइज़ की या डिफरेंट मैनेजर्स की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेगा। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ द एम्प्लॉइज़। उसके अलावा इन्वेंट्री के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। पीएम का मतलब है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। फिर ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस भी तय की जा सकती है, सेल प्राइस भी तय की जा सकती है, और इवन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की मदद से हम बजटेड प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो बजट भी नहीं बन सकता और बजटेड प्रॉफिट भी नहीं। ये सारी बातें हमने की थी। सबसे बड़ा मकसद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, दूसरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तीसरा सेल प्राइस की सेटिंग, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन, बजटेड प्रॉफिट। ये बेसिक्स हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने कहा था वेरिएंस क्या होता है या वेरिएंस एनालिसिस किसे कहते हैं। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, जस्ट रीकैप ले रहे हैं। वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है कि जो आपने साल के शुरू में स्टैंडर्ड सेट किया साल के या पीरियड के शुरू में, और पीरियड एंड पे जब एक्चुअल रिजल्ट्स आपके पास आए तो आप उनको कंपेयर करते हैं और एज मच एज डिटेल आप एनालाइज करते हैं, ताकि आप राय कायम कर सकें अपने वीक एरियाज के मुतालिक कि हम कहाँ कहाँ अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ कहाँ हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो वेरिएंस फेवरेबल आता है उसको हम कहते हैं वी आर परफॉर्मिंग वेल, और जिस एरिया में हमारा वेरिएंस एडवर्स आता है इट मीन्स यू आर अंडर परफॉर्मिंग। अच्छा, ये बेसिक्स की थी। इसके बाद आगे चलते हैं तो हमने वेरिएंसेस कौन कौन से निकाले। तो ये फ्लो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत कुछ मिक्स हो जाता है, तो इसमें मैं कोई फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, लेकिन हम लिस्ट डाउन करेंगे। हमने कहा था दो बड़े वेरिएंसेस होते हैं, सेल, दो बड़े हेड्स हैं, सेल के वेरिएंसेस
और दूसरे थे कॉस्ट के वेरिएंसेस। फ्लो चार्ट सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपने किस किस तरह के क्या क्या वेरिएंसेस पढ़े हैं। अब जो सेल के वेरिएंसेस थे उसमें दो वेरिएंस थे, एक सेल प्राइस का वेरिएंस था और एक था सेल वॉल्यूम। जब हम सेल का वॉल्यूम वेरिएंस पढ़ते हैं तो उसमें एक फड्डा आता है, हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि आई कैप ने एब्जॉर्प्शन के तहत मांगे हैं या तो एब्जॉर्प्शन के तहत मांगे तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस का पूरा नाम होता है सेल वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। जब मार्जिनल के तहत मांगता है तो उसका पूरा नाम होता है सेल वॉल्यूम वेरिएंस का सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। तो जब आप सेल वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हैं तो या एब्जॉर्प्शन से निकालेंगे या साइलेंट हो तो हमें पता है एब्जॉर्प्शन ही चलनी है। फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा, बस मैं ये बता रहा हूं हमने क्या क्या पढ़ा। इतनी को ब्रांचेज हैं कि वो आपके पास एक तरतीब से आ जाएगी चीजें कि क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करते हुए आसानी होगी। बाकी करना तो है रिवाइज आपने। तो मार्जिनल कॉस्टिंग, ये वो कहे स्पेसिफिकली मेंशन करे तो निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना। क्लियरली मेंशन करे तो तब ये कैलकुलेट होता है, अदरवाइज ये कैलकुलेट नहीं होता। अच्छा, सेल वॉल्यूम, सेल में बस यही था, सेल में और कुछ नहीं था। जब हम आते हैं कॉस्ट के वेरिएंसेस की तरफ, जब हम आते हैं कॉस्ट के वेरिएंसेस की तरफ तो ब्रॉडली स्पीकिंग हमारी दो कॉस्ट हैं। वेरिएबल कॉस्ट को अलहदा कर लिया जाता है और फिक्स कॉस्ट को अलहदा कर लिया जाता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के तकरीबन एक जैसा ही तरीका है वेरिएंस निकालने का। वेरिएबल कॉस्ट के वेरिएंसेस अलहदा निकाले हमने पढ़े थे कुछ। तो उन वेरिएबल कॉस्ट के वेरिएंसेस में सबसे पहले हमने जिस वेरिएंस पे बात की थी दैट वाज मटेरियल वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस? मटेरियल के वेरिएंसेस। अच्छा, मटेरियल के वेरिएंसेस जो हैं क्योंकि ये रैप अप कर रहे हैं, चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। एक क्वेश्चन 31 और 30 जो दिए थे प्रॉब्लम बताएंगे, तो उससे पहले मैं सिर्फ एक दफ़ा ओवरव्यू डिस्कस करूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। मटेरियल के वेरिएंसेस में मेन सिचुएशन ये थी कि सिंगल मटेरियल है, प्रोडक्ट बनाने में सिंगल मटेरियल यूज़ होता है या मल्टीपल मटेरियल्स यूज़ होते हैं। अगर प्रोडक्ट को बनाने में सिंगल मटेरियल यूज़ होता है तो मटेरियल का टोटल वेरिएंस है, आता नहीं वैसे, एक आधी दफ़ा मैंने बताया किसी क्वेश्चन में, मटेरियल का टोटल वेरिएंस है, टोटल कॉस्ट वेरिएंस, और इसके दो टुकड़े किए जाते हैं, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस और दूसरा मटेरियल का यूजेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में आते हैं तो एक फड्डा आ जाता है कि एक्चुअल क्वांटिटी परचेज कब लेनी है और एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कब लेनी है, उसमें नहीं मसला यूजेज में। प्राइस वेरिएंस में ये फटा है कि एक्चुअल क्वांटिटी परचेज कब लेते हैं और एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कब लेते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर तो साइलेंट होगा या वो कह दे कि इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट स्टैंडर्ड रेट्स, तो फिर आपने एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेनी है। लेकिन अगर उसमें फाइफो का मेथड, एवको मेथड कह दे, या वो कह दे इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट एक्चुअल रेट्स, तो फिर आपने प्राइस वेरिएंस के बाहर जो लेना है वो एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड लेनी। ये पढ़ा है आप लोगों ने। अच्छा, ये सिंगल मटेरियल का केस था। जब भी मल्टीपल मटेरियल्स होंगे तो यही सिचुएशन चलेगी, टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकलेगा हर मटेरियल का, हर मटेरियल का अलहदा टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकलेगा फॉर ईच मटेरियल, हर मटेरियल का टोटल कॉस्ट वेरिएंस। टॉपिक नहीं पढ़ रहे, बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं जो बातें पढ़ी हुई हैं। हर मटेरियल का, बाद चीजें मिक्स हो रही होंगी, शायद अब आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है हर मटेरियल का, इसको फिर हर मटेरियल का प्राइस वेरिएंस भी निकालना है, प्राइस वेरिएंस फॉर ईच, और जो आंसर आते हैं फिर उनको क्लब करना है आंसर को, प्राइस वेरिएंस फॉर ईच मटेरियल।
और उसके बाद यूजेज वेरिएंस फॉर ईच मटेरियल। हर मटेरियल का प्राइस वेरिएंस निकालना हमने कहा था, हर मटेरियल का यूजेज वेरिएंस निकालना है और फिर आंसर प्लस कर लेना है। इधर वही फटा फिर आ जाएगा, कब एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेनी है, इनमें भी आ सकता है जब एक से ज़्यादा मटेरियल हो, और कब एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड लेनी है। वही असूल, सेम असूल जो मैंने ये साइड पे अभी लिखा है, सेम रूल के परचेज कब लेते हैं और यूज्ड कब लेते हैं, सेम रूल जो अभी बताया है। यहाँ पे हमारे मटेरियल के वेरिएंसेस में, हाँ एक चीज़ रह गई, सॉरी, यूजेज को फर्दर हमने तोड़ा था, यूजेज को, हाँ मल्टीपल मटेरियल में, तो ये यूजेज को दो हिस्सों में तोड़ा था। मिक्स वेरिएंस था एक, और ये एक हमारा था यील्ड वेरिएंस। यहाँ पे आपके मटेरियल के सारे मसाइल ख़त्म हो गए थे वेरिएंसेस के, जो बीच में अप एंड डाउन या कॉम्प्लेक्सिटीज थी सारी हमने डिस्कस, मतलब लिस्ट डाउन कर ली कि यार ये मसाइल आते हैं मटेरियल के वेरिएंसेस में। सिंगल मटेरियल होगा, मल्टीपल मटेरियल होंगे। फड्डा एक और भी आ जाता है कई दफा कि वो एक्चुअल रेट्स 2-3 दे देता है। क्या दे देता है? एक्चुअल रेट्स 2-3 दे देता है, तो फिर आपने वो सिंगल मटेरियल वाले सवाल को भी मल्टीपल की तरह मजबूरन करना पड़ जाता है, क्योंकि वो कह देता है, जैसे कल भी एक सवाल दिया हुआ था 30वां, 75 की एक्चुअल रेट अलहदा है, 85 का रेट अलहदा है। इस तरह जब आपको एक्चुअल रेट्स मल्टीपल दिए होंगे तो मजबूरन आपको फिर हर उसके लिए अलहदा अलहदा निकाल के जवाब ऐड करना पड़ेगा। वो समझ लो मजबूरन मल्टीपल वाला सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये आखिरी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें कि आपको एक्चुअल रेट्स मोर देन वन गिवन हो तो आपने क्या करना है, ये मोर देन वन एक्चुअल रेट्स हो तब भी वो मटेरियल मल्टीपल मटेरियल की तरह सॉल्व करना पड़ता है। लेबर में जब हम आए थे, लेबर के वेरिएंसेस में जब हम आए थे तो शुरू में हमने कहा था जी लेबर के जो वेरिएंसेस हैं इसमें दो मेन सिचुएशन है। अगर आइडल टाइम ना हो या आइडल टाइम हो तो अनएक्सपेक्टेड आइडल टाइम जो कभी कभार अचानक होता है, अनएक्सपेक्टेड आइडल टाइम, और तीसरा था सिचुएशन एक्सपेक्टेड आइडल टाइम। हमने कहा था उसकी पहचान क्या है, अनएक्सपेक्टेड आइडल टाइम की क्या पहचान है और एक्सपेक्टेड क्या है। तो हमने कहा था अनएक्सपेक्टेड आइडल टाइम के केस में सिर्फ एक्चुअल डेटे में आइडल टाइम होगा। तो इसमें बताया था आपको एक्चुअल डेटे में आइडल टाइम होगा, सिर्फ आइडल टाइम का जिक्र एक्चुअल डेटे में होगा, आइडल टाइम इन एक्चुअल डेटा बताया था। अच्छा, इसमें हमने कहा था आइडल टाइम का जो जिक्र होगा वो एक्चुअल डेटे में भी होगा, क्वेश्चन में एक्चुअल आइडल टाइम का भी जिक्र होगा और कार्ड में भी जिक्र होगा, स्टैंडर्ड आइडल टाइम का भी कार्ड में जिक्र होगा। इधर कुछ भी नहीं होगा। तो नो आइडल टाइम के केस में, नो आइडल टाइम के केस में लेबर का टोटल वेरिएंस निकलता है। लेबर का टोटल वेरिएंस आज तक नहीं निकाला, आता भी नहीं, और इसके दो वेरिएंस निकलते हैं, रेट और दूसरा क्या होता है, एफिशिएंसी। इस सवाल में एक्चुअल आवर एक ही होंगे टोटल, एक्चुअल आवर पेड और वर्क में कोई फर्क नहीं होगा, एक ही दिए होंगे एक्चुअल आवर्स, या छुपा दिए होंगे। तो लेकिन जब भी आइडल टाइम आएगा, आइडल टाइम जब भी क्वेश्चन में आएगा तो यहाँ एक्चुअल आवर पेड और वर्क में फर्क होगा। तो इधर हमने कहा था लेबर का जो भी टोटल वेरिएंस है, अगर कोई टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकलेगा लेबर का, वो 3 टुकड़ों में डिवाइड होगा, उसके 3 पोर्शन बनेंगे, रेट वेरिएंस लेबर का, एफिशिएंसी वेरिएंस और एक्सेस आइडल टाइम वेरिएंस या खाली आइडल टाइम वेरिएंस। ये फेवरेबल भी हो सकता है और एडवर्स भी। लेकिन अनएक्सपेक्टेड आइडल टाइम आ जाए, अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो वहाँ पे एडवर्स ही आता है आइडल टाइम, ये बताया था मैंने। तो अचानक कभी आइडल टाइम हो जाए तो फिर मैंने कहा था लेबर के टोटल वेरिएंस को, ये निकाला नहीं मैंने आज तक, कभी आया ही नहीं टोटल वेरिएंस लेबर का। लेबर के टोटल वेरिएंस के 3 टुकड़े करेंगे, रेट, एफिशिएंसी और तीसरा आइडल टाइम। ये वाला आइडल टाइम हमेशा एडवर्स आता है,
ये जो अनएक्सपेक्टेड आइडल टाइम में जवाब आता है ये हमेशा क्या आता है, एडवर्स। ये वाला नहीं, ये कभी एडवर्स भी आ सकता है, कभी फेवरेबल भी, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड आइडल टाइम और एक्चुअल आइडल टाइम दोनों कंपेयर होंगे। अगर एक्चुअल आइडल टाइम ज़्यादा है तो एडवर्स, कम है तो फेवरेबल। ये लेबर की स्टोरी थी, हाँ जी लेबर की स्टोरी। अच्छा, लेबर के बाद है वेरिएबल ओवरहेड्स के। वेरिएबल ओवरहेड्स में जो है इनमें कोई मसला नहीं, इनमें सिर्फ एक ही मसला था कि वो आपको कार्ड में जो है ना ओवरहेड्स इकट्ठे देता था, बस इसमें एक ही कॉम्प्लेक्सिटी थी, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड को इकट्ठा देता था कार्ड में। वो जिसको कार्ड में अलहदा करना आता है उसके लिए वेरिएबल ओवरहेड्स का कोई इशू नहीं है। तो वेरिएबल ओवरहेड्स में जो भी टोटल वेरिएंस होगा, टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट का वेरिएंस होगा, ये हमेशा दो वेरिएंस में टूटता है। एक का नाम एक्सपेंडिचर होता है, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर, और एक होता है वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी। और ये हमेशा एक्चुअल आवर वर्क की बेस पे निकलेगा, कभी भी इसमें एक्चुअल आवर्स पेड नहीं लेने। वेरिएबल ओवरहेड्स हमेशा एक्चुअल आवर्स वर्क की बेस पे कैलकुलेट होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। एफिशिएंसी जहाँ पे भी होगा एक्चुअल आवर वर्क की बेस पे कैलकुलेट होगा, ये असूल याद रखना है। जहाँ भी एफिशिएंसी होगा वहाँ एक्चुअल लेबर आवर वर्क आने, पेड नहीं आने। तो वेरिएबल ओवरहेड में कोई मसाइल नहीं है, ज़्यादा मसाइल नहीं थे। बात आती है फिक्स्ड ओवरहेड की। जब फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंस आते हैं फिर ये मसला आता है कि मार्जिनल से कर रहे हैं या एब्जॉर्प्शन से। मार्जिनल में सिर्फ एक ही निकालते हैं, अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो फिर पलंदा ज़्यादा है। हाँ जी, मार्जिनल में मैंने कहा था सिर्फ एक ही निकलता है, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर, बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, जब एब्जॉर्प्शन आती है तो मसला ये होता है कि इसमें वो अंडर ओवर अप्लाइड निकालते हैं, जिसको फिक्स्ड ओवरहेड का टोटल वेरिएंस कहते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड का टोटल वेरिएंस, जिसका पुराना नाम जो है अंडर या ओवर अप्लाइड, ये मांगा हुआ है कई जगह, मांगा नहीं भी हुआ तो कई दफा बैक किया आपने इसको, बैकवर्ड। अंडर ओवर अप्लाइड वेरिएंस, इसके दो मेन टुकड़े होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस और दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम। और वॉल्यूम के आगे से दो टुकड़े होते हैं जो घंटों की बेस पे निकलते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी, इसमें भी एक्चुअल आवर वर्कड ही आएंगे, और फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी। ये एम्प्लॉइज का फॉल्ट बताता है और कैपेसिटी वाला बताता है कि मैनेजमेंट ने वर्कर को काम असाइन किया कि नहीं किया। ये कहे तो निकालना है, क्लियरली रिक्वायर करे तो निकालने, नहीं तो ऐसे अपनी तरफ से नहीं निकालने बैठ जाने। इसी तरह अंडर ओवर अप्लाइड भी मांगे तो निकालना है, ये ज़रूरत पड़े, रिक्वायर्ड हो तो, नहीं तो फिक्स्ड ओवरहेड के दो वेरिएंस निकालते हैं, एक्सपेंडिचर और दूसरा कौन सा होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम के टुकड़े नहीं निकालने जब तक कि मांगा ना जाए, क्लियरली रिक्वायर्ड होगा तो निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना है। इसी तरह मिक्स और यील्ड भी कहा जाए, क्लियरली रिक्वायर्ड हो तो निकालने हैं, क्लियरली रिक्वायर्ड हो, नहीं मांगा गया अपनी तरफ से नहीं निकालने बैठ जाना, क्लियरली रिक्वायर्ड होगा तो निकालने। ठीक है, आगे इसके बाद हमारे कॉस्ट के कोई और वेरिएंसेस नहीं थे, तो ये हमारा पूरा फ्लो चार्ट था रिगार्डिंग द वेरिएंसेस। ये देख लें, ये स्टोरी बनी थी। इसके बाद आगे स्टोरी क्या चली थी, ये तो रॉ कैलकुलेशन है। इन तमाम वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने के बाद एक समरी शीट पे हम लिखते रहे हैं, उस समरी शीट का नाम होता था रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये सारे वेरिएंसेस निकालने के बाद आप एक शीट पे लिखते थे जिसको कहते थे रिकंसिलिएशन की स्टेटमेंट या ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, ऐसे ही था। अच्छा, इसमें अब आ जाएं जनाब। इसके बाद फिर आगे क्या था, वेरिएंसेस तो निकाल लिए, उन वेरिएंसेस को आपने कहां लिखना है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखना है। कौन सी स्टेटमेंट में, रिकंसिलिएशन। दो तरह की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती हैं, मैंने अभी एक बताई हुई है। हाँ जी,
रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को ऑपरेटिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। दो तरह की रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होती है, एक प्रॉफिट की रिकंसिलेशन होती है, हाँ जी प्रॉफिट की, और एक कॉस्ट की होती है जो कल 31वें या पता नहीं 30वें सवाल में थी, कॉस्ट की रिकंसिलिएशन। हाँ जी, प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन और कॉस्ट की रिकंसिलिएशन। जो प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन है वो मार्जिनल में हो या एब्जॉर्प्शन में हो, प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मार्जिनल में हो या एब्जॉर्प्शन में हो, वो बजटेड प्रॉफिट से शुरू होगी, बजटेड प्रॉफिट से शुरू होगी, सारे वेरिएंसेस नहीं लिखूंगा मैं, बजटेड प्रॉफिट से शुरू होगी, फेवरेबल वेरिएंसेस जितने भी होंगे वो ऐड होंगे, एडवर्स वाले जितने हैं वो, तो हमारा आंसर एक्चुअल प्रॉफिट से टैली कर जाता है। बस मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में फर्क सिर्फ ये आएगा कि फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस एब्जॉर्प्शन में तो होगा, मार्जिनल में नहीं। सेल का भी वॉल्यूम वेरिएंस चेंज होगा, सिर्फ दो जगह मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का फड्डा पड़ता है, एक मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का फड्डा पड़ता है वॉल्यूम वेरिएंस में, एक ये फिक्स्ड ओवरहेड में। बाकी कहीं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे वेरिएंसेस मार्जिनल में हो एब्जॉर्प्शन में हो, दे आर कॉमन। अच्छा, कॉस्ट की रिकंसिलेशन कैसे बनाते हैं? कॉस्ट की रिकंसिलेशन कैसे बनाते हैं? वो बजटेड कॉस्ट से नहीं शुरू होती, वो शुरू होती है टोटल, लिखा भी हो तो आपने याद रखना है, ये शुरू होती है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन से, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बजटेड से नहीं ये शुरू होती, ये शुरू होती है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और कॉस्ट माइनस में लिखेंगे, प्रॉफिट्स को पॉजिटिव लिखते हैं, कॉस्ट को क्या लिखते हैं? माइनस में। अब इसमें जितने भी फेवरेबल वेरिएंस होंगे जो प्लस में होते हैं, और जो एडवर्स वेरिएंस है जो माइनस में होते हैं, डेफिनेटली क्या होगा, जब आपके ऊपर माइनस में कॉस्ट लिखी हुई है, मैंने कॉस्ट मैंने किस में लिखी हुई है, तो फेवरेबल वेरिएंसेस इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे लेस, और ये ऐड होने के बाद जवाब एक्चुअल कॉस्ट के बराबर आ जाएगा। ये कॉस्ट की रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होती है। बजटेड कॉस्ट नहीं लिखते, कहा भी हो तो बजटेड कॉस्ट से नहीं शुरू होती, ये शुरू होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, टोटल स्टैंडर्ड, और कॉस्ट को माइनस में लिखूंगा मैं शीट में, रिकंसिलेशन खुद ही फेवरेबल, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, वो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, और ये जो दो माइनस वाले हैं, ये दो वेरिएंसेस क्या हो जाएंगे? ऐड। बात समझ आ रही है? बजटेड से नहीं शुरू करता है, कॉस्ट की रिकंसिलेशन बजटेड से शुरू नहीं होती, वो स्टैंडर्ड से शुरू होती है, नहीं तो प्रॉब्लम ज्यादा आती है, उसमें टैली नहीं होती वो। ये रिकंसिलेशन, ये आज नई बात की है, ये नहीं बताई थी आपको पहले, कल जो सवाल दिया था उसमें थी, बाकी अभी टैली करेंगे तो फिर आ जाएगी और डिटेल से। इसके बाद बात आगे चलती है, तो आपने बैकवर्ड अप्रोच की थी। बैकवर्ड अप्रोच में क्या होता है कि आपको वेरिएंसेस के जवाब दे देता है, और जिस जिस वेरिएंस का जवाब दिया होता है उससे बैक जाकर एक्चुअल डाटा कंपाइल होता है। मोस्टली स्टैंडर्ड डाटा दिया होगा, मोस्टली क्या डाटा कंपाइल होता है? एक्चुअल। तो आपने बैकवर्ड अप्रोच की थी। बैकवर्ड अप्रोच में क्या गिवन होगा? आंसर गिवन होगा, और हम आंसर से मिसिंग डाटा बैक जाके फाइंड आउट करेंगे। इस सवाल को कहीं से भी शुरू कर दें तो इसकी अप्रोच क्या होती है? पहले तमाम फॉर्मूले जो जिनके आंसर दिए हुए हैं, तमाम फॉर्मूले प्लग इन करें। तो इसका अप्रोच है एक्सपैंड द क्वेश्चन, बस एक ही अप्रोच है, एक्सपैंड द क्वेश्चन विद फॉर्मूला एंड गिवन फिगर्स। सारे जो वेरिएंसेस के जवाब दिए हुए हैं और गिवन फिगर्स हैं, आपने उनको प्लग इन करके सवाल को एक्सपैंड करी जाना है। जब आप सारा सवाल एक्सपैंड कर चुके होंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन शुरू होना है। जहां एक एक फिगर मिसिंग है वहां एक्स रख के सॉल्व हो सकता है, जहां दो फिगर मिसिंग है वहां पे आप पर थोड़ा परेशान होंगे, वो फिर आपको किसी और वेरिएंस का जवाब निकाल के पहले फिर उसमें आंसर प्लग इन करना है। ठीक है, फिर आपने इसके बाद सॉल्यूशन शुरू करना है।
जिस फॉर्मूले में 2 एलिमेंट मिसिंग है वो हल नहीं हो सकता, फिर आपको किसी और बाद वाले वेरिएंस को पहले हल करना पड़ेगा, ये इसमें मजबूरी है। और ये कहीं से भी सोल्यूशन हो जाता है, हो सकता है इसमें सी पार्ट का जवाब पहले आ जाए, बी पार्ट का बाद में आए और ए का सबसे आखिर में आए। इसमें जवाब आने की भी कोई तरतीब हमें पता नहीं होती। आखिरी टॉपिक जो लास्ट टाइम हमने किया है, वेरिएंसेस विद ईपीयू। आखिरी चीज वेरिएंसेस हमने कैलकुलेट किए हैं, लेकिन उससे पहले क्या निकालनी पड़ती है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। तो मैंने कहा था इसकी अप्रोच क्या है, इसमें सबसे पहला स्टेप है क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएं, छोटा सा प्रोसेस अकाउंट यूनिट्स में बना लें, चाहे वर्किंग में बना लें। उसके बाद स्टेप 2 में ईपीयू बना लें फाइफो से, या खुद बता देता है, ज्यादातर फाइफो ही आता है इधर। और तीसरे नंबर पे मैंने कहा था आपके जो आंसर आएंगे उनको यूज करें, यूज ईपीयू, ईपीयू एज एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स। हाँ जी, कौन से वेरिएंसेस के लिए यूज करें, मटेरियल यूजेज वेरिएंस के लिए मटेरियल का जवाब, इसमें मटेरियल की ईपीयू यूज होगी। और बाकी सब वेरिएंसेस में यानी लेबर का जो एफिशिएंसी है उसमें कन्वर्जन की ईपीयू यूज होगी। वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी है उसमें भी कन्वर्जन कॉस्ट की ईपीयू यूज होगी। फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम है उसमें भी कन्वर्जन की ईपीयू यूज होगी। अगर आपने फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम की बजाय क्या निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी और कैपेसिटी, तो उसके लिए भी कन्वर्जन वाली ईपीयू यूज होगी। हर जगह कन्वर्जन वाली ईपीयू यूज होनी है, रेट्स वेरिएंसेस में नहीं, वॉल्यूम या एफिशिएंसी। अब आते हैं यहां तक, आखिरी बात जो अभी रहती है वो आपको खुद पढ़नी है कि वो थ्योरी में कई दफा 2 से 3 नंबर के लिए पूछ लेता है कि ये वेरिएंस फेवरेबल आने की क्या वजह हो सकती है, थ्योरी लिखो। तो अच्छा, ये कोई फिक्स नहीं है, आप याद करना चाहें रट्टा लगा लें, बाकी आप अपनी कॉमन सेंस से देखना चाहें। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल क्यों आता है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला अगर मैं जेन में लाऊं, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी माइनस एक्चुअल प्राइस, और बाहर क्या आ जाता है, एक्चुअल क्वांटिटी। ये फेवरेबल तब आता है जब एक्चुअल प्राइस कम हो। कॉस्ट के ज्यादातर वेरिएंस फेवरेबल तब आते हैं जब एक्चुअल रेट्स कम हो। एक्चुअल प्राइस क्यों कम मिल रही है आपको, स्टैंडर्ड से सस्ता क्यों मिल रहा है आपको मटेरियल, या तो आपने जरा हल्की क्वालिटी का खरीद लिया है, या सप्लायर से शायद बल्क क्वांटिटी में खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट दे दिया है। हो सकता है मार्केट में ओवरऑल सप्लायर ही इतने ज्यादा आ गए हों कि वो मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ गई, डिमांड इतनी नहीं है। कोई भी स्टोरी ऐसी फिट कर सकते हैं आप इसमें जो ये गाइड करे कि एक्चुअल प्राइस क्यों कम हुई है, ड्यू टू डिस्काउंट, ड्यू टू बल्क क्वांटिटी, ड्यू टू चेंज ऑफ सप्लायर, ड्यू टू इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल। पहले आप इंपोर्ट करते थे, अब वो लोकली मिलना शुरू हो गया है। इंपोर्ट के केस में आपकी इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो खर्चा ज्यादा था, अब वो नहीं हो रहा। इस तरह की कोई भी स्टोरी आप फिट कर सकते हैं। एडवर्स में इसको होल्ड कर दें कि जी हमें डिस्काउंट मिलने की उम्मीद थी, वो नहीं मिला, हम बल्क क्वांटिटी में खरीदते थे, अब नहीं खरीद रहे, इसलिए सप्लायर ने प्राइस बढ़ा दी। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होने से एक्चुअल प्राइस मटेरियल की बढ़ गई। ये जो थ्योरी वाली बात, ये जो कॉजेज पूछता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जिधर मर्जी से उठा के पॉइंट फिट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रैशनल हो। ये ना हो कि जो पॉइंट आप लिख रहे हैं वो मैं पेज दे दूंगा, उस पर ये लिखे हुए हैं, एक ही पेज है, पढ़ के फिर आपको लगेगा यार फेवरेबल वालों को होल्ड कर दें तो एडवर्स के बन जाते हैं, या एडवर्स वालों को होल्ड कर दें तो किसके बन रहे हैं, फेवरेबल। तो उसमें हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि जो आप आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं वो एक्चुअल प्राइस के बढ़ने का है और जस्टिफाई आप कर रहे हैं एक्चुअल प्राइस कम होने को, तो वो काम खराब है, फिर नंबर कट जाएंगे। मसलन आप कहें जी एक्चुअल प्राइस ज्यादा होने की वजह से आपका एडवर्स आ गया प्राइस वेरिएंस, और आप कह रहे हैं जी सप्लायर से डिस्काउंट मिला है, ये बात सेंसिबल नहीं है, वो फिर काट देगा इस पॉइंट को बिल्कुल। वो आपकी जो फिगर्स हैं वो उसके ऑपोजिट कमेंट जा रहा है ना, तो ये अगर आ जाए तो ये आपको पास करने के लिए आता है।
नो डाउट बच्चे समझते हैं इसको कितना है, रट्टा लगा, रट्टा नहीं लगाना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे टारगेट कॉस्टिंग में कॉस्ट गैप को कैसे कम करना है। तो हमने कहा था कोई भी पॉइंट लिख दो मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, जिससे आप ये जाहिर कर सके कि कॉस्ट कम होगी। तो यहाँ पे भी मटेरियल लेबर में, अब लेबर में अगर एडवर्स वेरिएंस आ रहा है इसका मतलब आपको एक्चुअल रेट ज्यादा देना पड़ा है। हो सकता है गवर्नमेंट ने मिनिमम पे ही रिवाइज कर दी हो जिस वजह से पे रेट आपको ज्यादा देना पड़ा हो, लेबर की यूनियन ने स्ट्राइक कर दी हो सकता है कि आपके वर्कर ने की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपने कोई प्लान इंप्लीमेंट किया है ताकि वो स्पीड से काम करें मोटिवेशनल इफेक्ट के लिए। ये सारी बातें थ्योरी की हैं, ये न्यूमेरिकल नहीं है। और ये आपने एक आधी दफा पढ़ना है, लेकिन एग्जाम नाइट को आपको दोबारा इसको पढ़ के जाना पड़ना है, क्योंकि ये डेफिनेटली पेपर में अगर नहीं पढ़ के जाओगे, लिख तो आपने लेना है लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, और उधर इतना सोचने का टाइम नहीं होगा। तो ये अगर आता, वैसे ये 3 से 4 नंबर से ज्यादा का नहीं है, ये नहीं है कि 12-15 नंबर का आ जाए। अच्छा, अब जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कल, वो नंबरों पे डिपेंड करता है। 2 नंबर का आया तो 2 पॉइंट्स, 3 नंबर का आया तो 3 पॉइंट्स। पॉइंट का मतलब होता है एक लाइन थोड़ी इलेबोरेटिव सी, ये ना हो कि आधा सफा लिख दें। 2 लाइनों से ज्यादा एक पॉइंट नहीं, बुलेट्स में लिखना है, ठीक है, बुलेट्स में लिखना है। आ जाए जनाब, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ था कल। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था? 30 और 31। हाँ जी, किया किसी ने? 30 और 31। बताएं जी मसाइल क्या है 30 में? लेबर का क्वेश्चन 30, इसमें पहले बताएं कि अनएक्सपेक्टेड आइडल टाइम है कि एक्सपेक्टेड। पहले तो मुझे, हाँ दोनों में अनएक्सपेक्टेड है। दिए हुए बेटी, लेबर आवर पेड दिए हुए हैं। पेड का मतलब है जितनी वेजेस दिया है। उसने कहा इसका 10% जाया हो जाता है। 10% कितना? क्या? नहीं बेटा, तो वो पेड तो होता है जो टाइम वर्कर काम करता है उसकी भी उसको बेसिक पे देते हैं। जो टाइम मशीन के खराब होने से जाया हुआ है उसमें वर्कर का फॉल्ट तो नहीं है। मैंने लेबर के चैप्टर में आपको बताया था कि वर्कर को प्रोडक्टिव टाइम हो या नॉन प्रोडक्टिव हो, पे उसको टोटल टाइम की देनी है। हाँ, ओवरहेड्स जो होते हैं ना, ओवरहेड्स सिर्फ प्रोडक्टिव टाइम के होंगे। अब यहां पर हमने देखें जी, यहां पे क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो कार्ड में उसने हमें कार्ड दे दिया, उसमें सिर्फ एक पॉइंट है कि आपने वेरिएबल और फिक्स को अलहदा करना है, और बजटेड लेबर आवर 2,50,000 दिए हुए हैं। हाँ जी, नीचे क्योंकि फाइफो लिखा हुआ था तो मटेरियल के प्राइस वेरिएंस में इशूड, ये इशूड का मतलब मटेरियल यूज्ड है, इसमें मटेरियल परचेज नहीं लेना, यूज्ड लेना है, और यूज्ड ही दिया हुआ है। एक्चुअल रेट 2 दिए हुए हैं, 75 और 85। तो पहले वाले से 90,000 kg मटेरियल आ जाएगा, दूसरे वाले से 1,35,000 kg मटेरियल यूज्ड आएगा। टोटल यूज 2,25,000 kg है शायद। लेबर का रेट एक्चुअल जो है, एक्चुअल रेट निकालना पड़ना है। तो लेबर में मसाइल है उनके, वो कहते हैं जी, बाकी और भी किसी का कोई मसला है तो बता देते हैं, लेकिन लेबर के याद रखें, मैंने आपसे कहा था टोटल एक्चुअल आवर जो होते हैं, टोटल एक्चुअल आवर पेड, वो उसने खुद कहा है 2,35,000 घंटे हैं, और एक्चुअल रेट उसने छुपा दिया पर आवर। टोटल कॉस्ट उसने क्या दी हुई थी? 98,70,000। तो आप इसको डिवाइड करके लेबर का रेट निकाल सकते हैं, जो कि कितना आता है? 42 रुपीज पर आवर। अब ये जो टोटल एक्चुअल आवर आपने दिए, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। वर्कर ने इसमें से काम कितना किया उसको कहते हैं टोटल एक्चुअल आवर वर्कड, और इसमें से जो टाइम जाया हुआ है एक्चुअल आइडल टाइम ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन।
मशीन की वजह से हुआ है, इसमें वर्कर का कोई कसूर नहीं है, तो उसको पेमेंट पूरे टाइम की है इदारे ने, इसीलिए। तो मशीन ब्रेकडाउन की वजह से 10% के पता नहीं कितना टाइम, उसने कहा 10% ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स वर आइडल बट फुली पेड। फुली पेड का मतलब है टाइम हमने टोटल 2,35,000 घंटों की है, चाहे टाइम प्रोडक्ट लगाने पे लगा है चाहे जाया हुआ है, तो इस टाइम की भी पे आपने दी है, इस टाइम की भी दी है। ना भी कहता तो देते हैं हम टोटल टाइम की पे वर्कर को देते हैं। ये नहीं है कि उसका टाइम जाया हुआ है तो आप उसको पे ही ना करें, वर्कर की वजह से नहीं जाया हुआ, मशीन की वजह से हुआ है। तो इसका 90% करेंगे तो ये 23,500 घंटे आइडल टाइम आ जाएगा, और ये कितना आता है 2,11,500। रेट वेरिएंस में ये आर्स इस्तेमाल होंगे, एक्चुअल आर्स ये पूरे रेट में, एफिशिएंसी में ये इस्तेमाल होंगे, आइडल टाइम में ये इस्तेमाल हो जाएंगे। बस ये है अनएक्सपेक्टेड आइडल टाइम है। तो रेट वेरिएंस में लेबर का रेट वेरिएंस जो निकलना है, स्टैंडर्ड रेट क्या था, लेबर का स्टैंडर्ड रेट कार्ड से मिलेगा 40 रुपीज पर आवर, एक्चुअल रेट अभी निकाला है 42, और टोटल एक्चुअल आवर्स पेड 2,35,000 टोटल जो भी आता है आंसर। उसके बाद लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस वो होता है टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड, और बाहर आता है स्टैंडर्ड रेट। मसला ये है कि ये लेबर का जो स्टैंडर्ड टाइम था वो 1.2 आवर्स था, यहां पे ईपीयू से लेने हैं यूनिट्स, ईपीयू वाले यूनिट्स लेने थे 20,2275 यूनिट्स फ्रॉम ईपीयू, कन्वर्जन वाली ईपीयू से उठाने हैं। क्वेश्चन में दी हुई यूनिट्स ट्रांसफर्ड एक्चुअल आउटपुट नहीं लेनी, ईपीयू वाली एक्चुअल प्रोडक्शन लेनी है। 1.2 कहां से आया, ये कार्ड से स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट थे, पता नहीं अब ये क्या निकाला आपने इसका 24, ये लेबर आवर्स माइनस एक्चुअल 2,11,500 है, और इनटू 40 जो भी आंसर आता है वो आपने निकाल लेना है। मेरा ख्याल है फेवरेबल आएगा और ये एडवर्स आएगा। आइडल टाइम का वेरिएंस क्या आता है, आइडल टाइम का वेरिएंस होता है टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस टोटल एक्चुअल आवर पेड, तो ये दरमियान में जो ब्रैकेट है ये आइडल टाइम के बराबर ही आ जाती है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल आवर वर्क थे 2,11,500 और पेड थे 2,35,000, रेट था 40 रुपए, 9 लाख एडवर्स। ये लें जी, ये सारी सिचुएशन थी क्वेश्चन 30 में। ईपीयू कहां से कहां तक का ईपीयू का डेटा है, बुलेट नंबर, ये नीचे दोबारा 1 आ गया, अच्छा एक्चुअल डेटे में बुलेट नंबर 1 और 2 और 3, ये 3 बुलेट सीपीयू के हैं। ईपीयू क्वांटिटी स्केड्यूल जो भी बनाना है, 3 बुलेट्स हैं, 3 बुलेट्स हैं, 3 बुलेट्स हैं, और इन 3 बुलेट से ही ईपीयू बननी है। प्रोडक्ट के यूनिट केजी में नहीं है, प्रोडक्ट के यूनिट यूनिट में है, हाँ जी, मटेरियल केजी में है। ईपीयू में यूनिट्स आने हैं, प्रोसेस अकाउंट में भी यूनिट्स आते हैं, केजी नहीं आने, याद रखें। प्रोडक्ट के यूनिट्स ये देखें, ओपनिंग WIP 25,000 यूनिट्स है, तो ये जो 2,25,000 केजी मटेरियल दिया है ये प्रोडक्ट के यूनिट्स, एक यूनिट पे 1 केजी लगता है, 1 केजी लगता है ना, तो ये 2,25,000 यूनिट आने हैं प्रोसेस की डेबिट साइड पे। केजी ना लिख देना प्रोसेस अकाउंट में, यूनिट्स लिखने, कई बच्चे गलती से केजी लिख जाएंगे, प्रोसेस अकाउंट में यूनिट्स होते हैं प्रोडक्ट के। और कोई बात इस क्वेश्चन में कोई मसला, वेरिएबल ओवरहेड का रेट वेरिएंस, पहले मुझे बताओ ईपीयू सही निकाली हुई है, हाँ जी, अच्छा ओवरहेड्स किधर है पहले ये बताओ ना, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, हाँ जी ये है जी वेरिएबल ओवरहेड्स, हाँ जी। तो स्टैंडर्ड डाटा क्या है ये देख लो, वेरिएबल ओवरहेड का रेट कार्ड में कितना था, अब ये जिसने अलहदा सही नहीं किया उसका तो गलत होगा जी। कितना था वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर आवर, 24 रुपीज पर आवर,
और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का रेट तो कभी भी नहीं दिया होता, वो तो निकालना पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा लेबर आवर कार्ड में जो थे पर यूनिट 1.2 आवर्स थे, और एक्चुअल लेबर आवर वर्क लेने हैं इसके लिए। वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस में वर्क लेते हैं, रेट नहीं दिया हुआ था तो रेट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। 6345000 के टोटल वेरिएबल ओवरहेड है डिवाइडेड बाय 211500 के आवर्स वर्क पे। ये आवर्स पेड पे नहीं लेने, लेबर की तनख्वाह सिर्फ घंटे पेड होगी, बाकी जहां भी ओवरहेड्स काउंट करने हैं आवर्स वर्क के, जहां भी ओवरहेड्स काउंट करने हैं एक्चुअल आवर्स वर्क के, तो ये क्या आता है 30 रुपीज पर आवर। ये जिसने भी 2,35,000 पे किया वो गलत है, अब ये गलती होती है इसमें। आइडल टाइम का में तो काम ही नहीं हो रहा, मशीन चल ही नहीं रही, वेरिएबल ओवरहेड नहीं हो रहे, तो ये आवर वर्क से निकलेगा। अब आपका रेट वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ सकता है, तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड का रेट है 24 रुपए पर आवर, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का 30 रुपए इंटू एक्चुअल आवर वर्कड। और इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी आता है टोटल स्टैंडर्ड आवर्स, वो ऊपर निकाले थे पता नहीं 242,730 माइनस टोटल एक्चुअल आवर वर्कड लेने हैं, और इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड का रेट है 24। बस मसला ये होगा जो 2.35 पे जिन्होंने डिवाइड किया वो खपते रहेंगे, उनका नहीं आना जवाब। हाँ जी, कईयों ने किया होगा, मैंने भी बताते हुए एक बच्चे को बताया था, उसने खुद मुझे कहा नहीं सर इसमें आइडल भी है। तो आइडल आवर जब आ जाते हैं तो मैंने खुद 2.35 से कर रहा था, वो कहता नहीं आइडल आवर भी हैं तो आवर वर्कड लेने हैं। तो जिनको याद रह जाता है फॉर्मूला बार बार अपनी जबान पे लाओगे, सोचोगे, फिर डाटा उठाते हुए गलती नहीं होगी। लापरवाही मुझसे भी हो जाती है कई दफा, लापरवाही से फटाफट उठा लिया, वजह हमें आदत होती है जो ऊपर लेबर के घंटे हैं वही छाप देने नीचे, ये आदत हमारे गले पड़ गई। ठीक है, तो आइडल ना हो फिर छाप सकते हैं, लेकिन अगर आइडल हो तो एक्चुअल आवर वर्क लेते हैं ओवरहेड्स में। ये थोड़ा सा इसमें उसने हमें धोखा दिया। क्वेश्चन 31 पे आते हैं, तो स्टोरी बड़ी लंबी है। क्वेश्चन नंबर 31 में मटेरियल भी दो हैं, इसमें मिक्स यील्ड भी है शायद। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में जी वो कहते हैं समझ नहीं आए, मैं पढ़ रहा हूं अभी समझ आएगी, सारा डेटा जब निकालेंगे सवाल की समझ खुद ही आ जाएगी। पिछले सवाल में फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस जो है, वॉल्यूम वेरिएंस हमेशा यूनिट्स की बेस पे आता है। फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम पिछले सवाल में वो कहते हैं वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आएगा। ये पिछला सवाल जो है जो हमने क्वेश्चन किया अभी थोड़ी देर पहले, इसका वॉल्यूम वेरिएंस आता है एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम ईपीयू। बताओ ईपीयू से कन्वर्जन वाले एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट, ये फॉर्मूला होता है ना एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, तो ये ईपीयू से उठाने अब कन्वर्जन वाले, माइनस बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स। पूरे सवाल में बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं है, लेकिन बजटेड घंटे दिए हुए हैं, बैकवर्ड अप्रोच जाएंगे उधर, इनटू फिक्स का जो स्टैंडर्ड रेट है पर यूनिट वाला, पर आवर नहीं। वॉल्यूम वेरिएंस निकलता है यूनिट से बेटा, घंटों वाला तरीका। आई कैप को छोड़े उन्होंने जो फनकारियां लगाई होती हैं बदल बदल के, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स यहाँ ईपीयू से आएंगे कन्वर्जन वाले, 202275 यूनिट्स फ्रॉम ईपीयू। ये हमने ईपीयू से उठाने हैं कन्वर्जन वाले कॉलम के, क्योंकि इसमें ईपीयू से ही आई है। बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स मिसिंग थे। रेट हमारा जो कार्ड में था स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट फिक्स का जो रेट था वो जिन्होंने कार्ड बनाया उनको मिल गया होगा 36 पर यूनिट। बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं दी हुई तो उसने बजटेड लेबर आवर्स दिए हुए थे। बजटेड लेबर आवर ऐसे निकले होंगे स्टैंडर्ड लेबर आवर पर यूनिट इनटू बजटेड यूनिट्स। 36 पर आवर है, नहीं पर यूनिट वाले बताओ। हाँ ये ठीक है, 43.2। देखा ना, गलत डाटा उठा रहे हैं अभी भी, जो कार्ड में बाहर पर यूनिट वाले हैं ये कार्ड सही, जिसने वो पर आवर वाले 36 बता रहे हैं, अंदर यूनिट्स हैं। अब बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स कहां से आएंगे, उसने क्वेश्चन में बजटेड घंटे दिए हुए थे 2.5 लाख,
ये दिए हुए थे 2.5 लाख बजटेड आवर्स और 1 यूनिट के स्टैंडर्ड टाइम है 1.2, तो ये फॉर्मूले को रिवर्स कर लो, 1.2 स्टैंडर्ड आवर इनटू ये एक्स रख लो और ये 2.5 लाख घंटे टोटल बताए हुए हैं। तो बैकवर्ड अप्रोच से बजटेड यूनिट्स आ जाएंगे 208, ठीक है, ये बजटेड यूनिट्स आ गए। तो वो थोड़ा 333 डेसिमल्स तक ले लें या 5 तक तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ जी, वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर 26170 एडवर्स 120 26170 ये लें जी, चेक कर लें, ये यूनिट्स ऐसे निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आए। इसमें क्या मांगा है पहले, जी जनाब सुन ले भाई, सुन ले, बस आवाज ना है। वो कहता है ईपीयू निकालें तो इसकी वर्किंग में आपको क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना पड़ेगा प्रोसेस अकाउंट यूनिट्स में। प्राइस वेरिएंस मांगा है, मिक्स मांगा है, यील्ड, यूजेज नहीं निकालेंगे आप। वेरिएबल ओवरहेड का रेट और एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम नहीं निकालना अब, फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी और कैपेसिटी मांगा है। तो इन सारे वेरिएंस में कन्वर्जन वाला ईपीयू इस्तेमाल होगा, कन्वर्जन वाली ईपीयू, और इन वेरिएंस के लिए मटेरियल वाली ईपीयू का आंसर एज एन एक्चुअल प्रोडक्शन यूज होगा। तो डाटा उसने क्या दिया है बेटा, सुन ले पहले, खामोश रहे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू वन ऑफ द प्रोडक्ट वी, वॉयलेट जो भी ब्लू लिमिटेड कंपनी है, अगस्त का मंथ दिया है, बजटेड प्रोडक्शन है 12,000 यूनिट्स, कार्ड पर यूनिट पे दे दिया है। तो कार्ड हमारे हिसाब से उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। तो कार्ड में जो डायरेक्ट मटेरियल है, रेट्स रुपीस जो हैं, हाँ जी, रेट नहीं दिया हुआ लेकिन केजी घंटे दिए हुए हैं, शायद वो दिए हुए हैं। तो 800 रुपये अगर ये पर यूनिट है, हाँ जी 800 रुपये अगर पर यूनिट है, तो इसके अंदर 4 केजी यूज हुआ है, तो रेट बैलेंसिंग फिगर से आएगा 200 रुपीस। अच्छा, इसी तरह पहले मटेरियल का, दूसरे मटेरियल का भी 6 केजी दिया हुआ है और ये 900 रुपये पर यूनिट है, तो 150 रुपीस पर केजी। अच्छा जी, उसके बाद लेबर जो है उसमें 2 आवर्स उसने दिए हुए हैं पर यूनिट, तो फिर ये टोटल अगर 300 है तो 150 रुपीस पर आवर। फिक्स भी उसने, अच्छा वेरिएबल और फिक्स इकट्ठे कर दिए हैं, ये दोनों मटेरियल थे, ये लेबर थे। एफओएच में वेरिएबल और फिक्स आपको अलहदा करना है, तो ये नीचे लिखा हुआ है कि फिक्स्ड ओवरहेड 1.2 मिलियन है, जो ये बजटेड यूनिट्स पे डिपेंड कर रहे हैं या बजटेड लेबर आवर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। आपकी मर्जी है बजटेड लेबर आवर्स से निकालने या बजटेड यूनिट से। तो मैं नॉर्मली ये निकालता हूँ वे एफओएच। हाँ जी, इसमें आपने जो एफओएच निकाले होंगे, जी जनाब किसी ने निकाले हों एफओएच, मैं पहले वेरिएबल एफओएच निकालता हूँ जिसमें 2 घंटे तो वही आ जाने हैं, 2 घंटे, फिक्स्ड एफओएच 2 घंटे, लेकिन इसका टोटल हमारे पास है 260 रुपये पर यूनिट। तो मैं ये पहले निकाल लूँगा, ये वाली फिगर, ये कैसे आएगी, 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 12,000 यूनिट्स, मैं यूनिट्स पे कर रहा हूँ, तो ये डिवाइड करो, कोई घंटों पे भी कर सकता है, 24,000 घंटे, 800 पर यूनिट, 100 रुपीज़ पर यूनिट, 100 रुपीज़, तो ये 50 रुपये पर आवर आ जाएगा। और ये ऊपर वाला 160 रुपये पर यूनिट है, तो 80 रुपीज़ पर आवर। ये पॉइंट बार बार आ रहा है कि वो आपको ओवरहेड्स इकट्ठे देता है। मैंने पर यूनिट से निकाल लिया है, जो बच्चा ये करेगा 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 24,000 बजटेड लेबर आवर, उसका डायरेक्ट ये निकल आएगा 50 रुपये। ये भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, घंटों से निकाल लें जो क्वेश्चन में कहा हुआ है, तो 50 रुपये
यूनिट से निकालने, मैंने बजटेड यूनिट से निकाला है, तो वो 100 रुपये, आंसर सेम आएगा। तो ये कार्ड नहीं बना था, हाँ जी, ये कार्ड तो बन जाना चाहिए। आगे कहता है डायरेक्ट मटेरियल बिगिनिंग पे ऐड होता है, तो ईपीयू के लिए हम मटेरियल को 100% कंप्लीट काउंट करेंगे। प्राइस वेरिएंस उस वक्त कैलकुलेट होता है जब कंपनी मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू करती है। इस लाइन का मतलब ये है कि आपका प्राइस वेरिएंस में मटेरियल परचेज नहीं आना, मटेरियल यूज्ड आना है। वैसे भी फाइफो भी लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में प्राइस वेरिएंस जो निकलेगा मटेरियल का, वो अल्फा और बीटा का, वो मटेरियल यूज्ड इससे निकलेगा। ये दिया हुआ है, ये जो होता है ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड है। 60,000 केजी और 70,000 केजी। अब आपने ये 60,000 केजी कैसे यूज करना है? इस 60,000 केजी के दो टुकड़े करने पड़ेंगे, 2-3 टुकड़े होंगे शायद। ओपनिंग में से 2,000 केजी पहले यूज होगा, फिर ये 4,000 केजी में से 1,000 केजी वापस करके 3,000 केजी उसमें से यूज होगा। बाकी जो 55,000 केजी है वो 195। ये सारे एक्चुअल रेट्स दिए हुए हैं। इस केस में 3 एक्चुअल रेट्स हैं, 3 एक्चुअल रेट्स हैं, एक 220 का, एक 190 का, लेकिन 4,000 केजी नहीं लेने, उनको नेट कर लेना है क्योंकि वापस कर दिया 3,000 केजी। तीसरे वाला 195 के। ऐसे ही बिल्कुल आपका ये जो 70,000 केजी है इसके भी 2-3 टुकड़े होंगे। हाँ जी, कितना मटेरियल यूज होगा? 4,000 केजी एक ओपनिंग में से यूज होगा, सॉरी 35 होगा क्योंकि वापस कर दिए जी, ठीक है। 500 वापस हो गए, तो इसका मतलब है 3500 केजी। 70,000 केजी की यूजेज कैसे होगी? 3500 केजी 140 के रेट पे, फिर 4,000 केजी, और बाकी जो बचेगा 62,500 केजी, ये 155 के रेट पे। ये यूजेज के 3 टुकड़े होने हैं और तीनों का रेट अलग-अलग होगा। हाँ जी, उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट कहता है इवनली है। लेबर को हम जो घंटे पे करते हैं ये एक्चुअल आवर पेड है, एक्चुअल आवर पेड है। 10% टाइम आइडल हो जाता है, तो इसको भी ब्रेकअप कर सकते हैं। तो लेबर का एक्चुअल वेजेस रेट पर आवर क्या आएगा? 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 26730। एक्चुअल रेट पर आवर क्या आ जाता है लेबर का? 149.3 पर आवर। और एक्चुअल आवर्स का ब्रेकअप क्या है? टोटल एक्चुअल आवर पेड जो थे वो उसने दिए हुए थे 26,730। इसमें से आइडल जो चले गए वो 10% थे, 2673 शायद। बाकी एक्चुअल आर वर्कड हैं, हाँ जी, एक्चुअल आर वर्कड हैं 24057 आवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस में जहां पे भी एक्चुअल आर वर्क लेंगे, चाहे वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी है चाहे फिक्स का। उसके बाद उसने एक्चुअल सेल यूनिट्स दिए हैं, एक्चुअल सेल यूनिट्स दिए और नीचे ये फिनिश गुड्स की ओपनिंग एंडिंग दिया है, तो इससे एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स आएंगे। ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP है, फाइफो है। तो यहां पर अगर मैं क्वांटिटी स्केड्यूल बनाऊं तो वो कैसे बनेगा? प्रोसेस अकाउंट इन यूनिट्स, हाँ जी, जिससे बाद में वो निकालना है। तो ओपनिंग WIP दिया हुआ था उसने आपको, ओपनिंग प्रोसेस अकाउंट में फिनिश गुड्स नहीं आती। ओपनिंग WIP था 1000, 100% मटीरियल, 60% कन्वर्जन। ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP 500 यूनिट्स का था, 500 यूनिट्स का, 100% मटीरियल और कन्वर्जन कितनी लगी हुई थी? 80%। नॉर्मल लॉस नहीं था, एबनॉर्मल लॉस नहीं था। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट थी
बल्कि एक्चुअल आउटपुट भी नहीं दी, उसने सेल दी है। तो ये एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स इक्वल टू सेल। तो सेल यूनिट्स एक्चुअल थे 12,500, यानी ये आपको जो इधर एक्चुअल आउटपुट चाहिए ना, वो एक्चुअल आउटपुट आपको इस तरह ये फॉर्मूले से रिवर्स करके आएगी। सेल क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का दिया हुआ था 1200, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का जो दिया हुआ था 1500 था शायद, ओपनिंग 1200 क्लोजिंग 1500, ओपनिंग 1200 यूनिट्स और क्लोजिंग 1500। तो आप इसको रीअरेंज करके जो आएगा वो आउटपुट की जगह लिखा जाए। 12,800 यूनिट्स की प्रोडक्शन है जो स्टोर में ट्रांसफर हुआ है, तो ये 12,800 को यहां पर लिखेंगे और फिर इसका ब्रेकअप करेंगे। ये एक्चुअल आउटपुट है जो स्टोर में गई है। 12,800 में से ओपनिंग में से कंप्लीट हुए 1,000, बाकी कहां से कंप्लीट हुए? इनपुट में से, लेकिन इनपुट भी शायद नहीं दी हुई, तो इनपुट की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। नहीं, 12,800 जमा 5 13,300 और इनपुट की बैलेंसिंग फिगर आएगी 12,300। लेकिन वैसे हमें इनपुट चाहिए नहीं कहीं पे, ईपीयू क्रेडिट साइड को देख के बनती है। तो आप इसको और इसको तीन चीजों को लेके ईपीयू बना लेंगे। डेटा तो बहुत ज्यादा, बस इसमें एक मसला था कि उसने सेल की मदद से प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे जो एक्चुअल आउटपुट आती है ये नहीं दी हुई थी, ये इस फॉर्मूले से निकलवाई है। हाँ जी, तो ईपीयू क्या आएगी? निकाली थी आपने ईपीयू? ईपीयू क्या आएगी? मटेरियल की और कन्वर्जन की। तो एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग WIP, एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग WIP। लास्ट मंथ में इस पे 100% मटेरियल लग चुका था और 60% कन्वर्जन लग चुकी थी लास्ट मंथ में। तो करंट मंथ में जो है, करंट मंथ में मटेरियल 0% लगना है और कन्वर्जन जो लगनी है वो रिमेनिंग 40%। तो 400 यूनिट्स के बराबर कन्वर्जन लगनी है शायद। फिर एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम करंट इनपुट आपने निकाली होगी 11,800, पूरे आ जाएंगे। उसके बाद क्लोजिंग WIP, कोई लॉसेस वगैरह नहीं थे, 100% मटेरियल 80% कन्वर्जन 400। तो ये ईपीयू आ जाएगी 12,300 यूनिट्स की। इसको एक्चुअल प्रोडक्शन भी कह सकते हैं आप यहाँ पे ईपीयू को, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स जो फाइनल आए हैं। और इधर जो आएगी 11,800 और ये 12,600, ये इस्तेमाल होगी मटेरियल के यूजेज वेरिएंस के लिए। ये प्रोडक्शन यूनिट्स इस्तेमाल होंगे लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी और शायद कैपेसिटी के लिए भी, नहीं कैपेसिटी के लिए शायद यूज ना हो, एफिशिएंसी में यूज हो जाए। जहां पे भी इस्तेमाल होना है एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, तो कन्वर्जन के ये यूनिट्स इस्तेमाल होने हैं सारे वेरिएंसेस में। हाँ जी, इसमें कौन सा वेरिएंस ऐसा है जिसमें ज्यादा मसला है? अगर मैं कहूँ मिक्स वेरिएंस किसी ने निकाला हो, मटेरियल का मिक्स वेरिएंस, क्या नाम है मटेरियल के? मिक्स वेरिएंस, अल्फा और बीटा। प्राइस में भी मसला होगा लोगों को जी। हाँ जी, आपको अब कहाँ मसला है इसमें? आप कहते जी हो गया। सेल यूनिट्स जब भी आएंगे उससे एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन है। अगर इसमें वर्क इन प्रोसेस ना होता WIP, तो मैंने इसी को एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस कहना था 12,800 को। 12,800 ही एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स होते अगर WIP ना होता। WIP आने की वजह से, EPU होने की वजह से ये अब एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। जब भी WIP आएगा तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट क्वेश्चन वाले नहीं होंगे, वो EPU से निकलने हैं। EPU वाले यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। क्या लॉस नहीं? लॉस नहीं है, लॉस है ही नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ आइडल टाइम है।
तो और वो भी अनएक्सपेक्टेड आइडल टाइम है, क्योंकि एक्चुअल डेटे में था अनएक्सपेक्टेड आइडल टाइम है, एडवर्स आना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए अब जरा, इस पे और बात हमने नहीं करनी। आप आ जाए जनाब, इन्वेंट्री वैल्यूशन लिखें, इन्वेंट्री वैल्यूशन। इसमें सिर्फ कॉजेज ऑफ द वेरिएंस का एक पेज दूंगा, वो मैंने आपको देना है, वो मुझे याद आपने करवाना है, जिस पे थ्योरी लिखी होगी। वो थ्योरी जो समझना आएगा पॉइंट तो वो पूछ लीजिएगा, वो बहुत मुश्किल नहीं होगी, सिंपल सिंपल सी है। इन्वेंट्री वैल्यूशन पे आए, IS2 ही पढ़ना है। जो इन्वेंट्री वैल्यूशन का चैप्टर है, इसमें दो मेन काम आपको करने हैं, बस दो मेन चीजें हैं। सबसे पहला यह है कि IS2 की एप्लीकेशन आनी चाहिए। IS2 ये कहता है कि इन्वेंट्री शुड बी रिपोर्टेड, इन्वेंट्री शुड बी रिपोर्टेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। अब कॉस्ट की कंप्यूटेशन भी आपको आनी चाहिए और NRV की कंप्यूटेशन भी आपको आनी चाहिए। ये तो हो गया प्योर IS2। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज आपको इसमें एंट्रीज आ सकती हैं, जर्नल एंट्रीज, कि अगर आपने कॉस्ट और NRV को अप्लाई कर ही लिया है, आपकी कॉस्ट मिसाल के तौर पर इन्वेंट्री की 1 लाख रुपए है, मिसाल दे रहा हूं, NRV 80,000 रुपए है, कॉस्ट 1 लाख रुपया है, इन्वेंट्री की NRV कितनी है 80,000 रुपए, 80,000। इट मीन्स 20,000 रुपए से आपको अपनी कॉस्ट को कम करके NRV के बराबर लाना है। तो वो 20,000 की जर्नल एंट्री क्या होगी, वो फिर आपसे पूछेगा ICAP। तो अभी मैं नहीं पूछ रहा, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इसमें दो टॉपिक्स आ सकते हैं। आजकल जो ज्यादा आ रहा है वो ये IS2 में की एप्लीकेशन वो ये करवा रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट करवाता है, फिर NRV की कंप्यूटेशन करवाता है, और वो आपसे कहता है कि बताएं जी इन्वेंट्री बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे रिपोर्ट होनी है। बीच में एंट्री कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन आजकल ज्यादातर एंट्रीज नहीं आ रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रूल आपने जब अप्लाई करना है, हाँ जी, जब भी ये रूल आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले जो आप लोग पढ़ के आए हैं ट्रेडिंग बिजनेस, पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग बिजनेस पे। पहले कौन सा बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस, जिसको रिटेल बिजनेस भी कहते हैं, इसको मर्चेंडाइजिंग बिजनेस भी कहते हैं। बनी बनाई चीजें खरीदता है और बेच देता है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। हमें पता है ट्रेडिंग बिजनेस में एक ही इन्वेंट्री होती है बस। हाँ जी, ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है, रेडीमेड गुड्स या फिनिश गुड्स परचेज करता है। ट्रेडिंग बिजनेस गुड्स को क्या करता है, परचेज करता है और गुड्स को सेल करता है। जितनी अनसोल्ड गुड्स होंगी उनको कहेंगे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। गुड्स परचेज की मिसाल के तौर पर 10,000 यूनिट्स और बेचे 8,000 यूनिट्स, तो जितनी भी अनसोल्ड गुड्स होंगी उसको कहेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ये बनाता नहीं है चीजें, ये खरीद के बेचता है। ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो चीजों को खरीद के बेचता है। ये आपका सारा इंट्रो टू अकाउंटिंग FR1 FR2 यही था। कॉस्ट में ये नहीं है। आ सकता है सवाल ट्रेडिंग बिजनेस का जी, कॉस्ट में ये नहीं आता, ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सा बिजनेस आएगा, तो आप ये समझ लें IS2 की ट्रेडिंग बिजनेस की एप्लीकेशन इंट्रो में FR1 FR2 में है। IS2 की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए एप्लीकेशन वो CMA में है। नहीं तो बाकी IS2 दो 3 दफा पढ़ाने की उनको कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है। ट्रेडिंग बिजनेस पे IS2
आप वहां पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में IS2 की एप्लीकेशन जो है वो हम CMA में पढ़ रहे हैं, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? अब आपका ट्रेडिंग बिजनेस तो पहले चेक करें आपको वो कितना आता है, फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग पे लेके जाऊंगा। अब आपका इम्तिहान शुरू है, तो बताएं जी, ट्रेडिंग बिजनेस में आपने कॉस्ट और NRV कैलकुलेट करनी है। तो ट्रेडिंग बिजनेस में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? तो सबसे पहले हेडिंग दें, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, या कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालनी है? हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे निकालनी है? जी जनाब, बताएं जी भाई जनाब, ये जो साहब आगे बैठे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे निकालनी है? बताओ भाई, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग ट्रेडिंग बिजनेस की। इंट्रो टू अकाउंटिंग है ये, इंट्रो। वो आप मुझे बताएं, आप मुझे ये कहें सर जी 2 तरीके हैं, या FIFO, मैं उधर चला जाऊंगा। आपने मुझे डी ट्रैक करना है या ट्रैक पे लाना है जी? हाँ जी, चलो हम तोड़ लेते हैं इसको, अंडर FIFO या अंडर एफको। अच्छा ठीक है, बताएं जी कैसे आएगा? वो रेट्स का तायुन कैसे होगा? हाँ जी, सिंपली आप इसको कहें, आप उन्हें कहें सर जी इसमें सेल परचेज की मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होंगी, सेल परचेज की मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होंगी, यूनिट्स भी होंगे और इनवॉइस रेट भी दिए होंगे। क्या डाटा दिया होगा पहले मुझे बताएं सर, डाटा क्या दिया होगा? आपको ओपनिंग के यूनिट्स और उनका रेट दिया होगा, डिफरेंट मल्टीपल परचेज के यूनिट्स दिए होंगे सर, और आपको उनके इनवॉइस रेट दिए होंगे। उसके बाद सेल यूनिट्स दिए होंगे लेकिन उनके रेट्स नहीं दिए होंगे, और स्टॉक के यूनिट्स और उनके रेट्स नहीं दिए होंगे। तो आपको अगर सर जी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो स्टोर लेजर कार्ड बना लें। हाँ जी, स्टोर लेजर कार्ड बना लें। क्या बना लें? स्टोर लेजर कार्ड बना लें, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। स्टोर लेजर कार्ड बना लें, या वो कार्ड FIFO से बना लें सर, या वो कार्ड किससे बना लें? स्टोर लेजर कार्ड एवको से बना लें। तो आपका जवाब होना चाहिए था, ट्रेडिंग बिजनेस में अगर सर आपने कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो सिंपली सेल परचेज की कई ट्रांजैक्शंस होंगी, तो सर जी उनका स्टोर लेजर कार्ड बना लें। अगर एक ही ट्रांजैक्शन है, 2 या 3 है, फिर भी कार्ड बना सकते हैं, लेकिन वो बड़ा सिंपल सा छोटा सा कार्ड है। यहां उसने 1-2 ट्रांजैक्शन नहीं देनी, उसने आपको कहना है जी ओपनिंग इन्वेंट्री है, कोई 5 ट्रांजैक्शन परचेज की देगा विद इनवॉइस रेट, 3-4 ट्रांजैक्शन सेल की देगा, और फिर कहेगा बताओ आप क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं और वो कितना है। तो कार्ड की शक्ल कैसी होती है आप सबको पता होगा। स्टोर लेजर कार्ड में डेट आती है, एक कॉलम होता है जिसको हम बोलते हैं रिसीट्स, पता है सबको, रिसीट्स का। फिर एक कॉलम होता है इशू का। ट्रेडिंग बिजनेस में रिसीट्स, इशू, और तीसरा कॉलम बैलेंस या स्टॉक, ये होता है। रिसीट वाले कॉलम में क्या आना है? हाँ जी, ट्रेडिंग बिजनेस की बात हो रही है, या इसमें परचेज आएगी, या अगर कारोबार ने कोई परचेज रिटर्न कर दी सप्लायर को, या परचेज आएगी या परचेज रिटर्न। परचेज पॉजिटिव फिगर होगी, परचेज रिटर्न को नेगेटिव फिगर के तौर पे शो कर देंगे। मेनली वैसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किस चीज की होंगी? परचेज की। अच्छा, इशू कॉलम जो होगा, स्टोर से चीजें निकल रही होंगी, इशू कॉलम, इसमें ज्यादातर क्या आएगी? सेल। कभी कभार इसमें सेल रिटर्न आ जाएगी, वो भी ब्रैकेट्स में। असल ट्रांजैक्शन परचेज सेल है।
तो बाकी जो बढ़ गया कम हो गया जो बैलेंस है वो स्टॉक में आ जाएगा। तो यहां जो रिमेनिंग होगा ना, रिमेनिंग बैलेंस वो आना है। परचेज से बैलेंस बढ़ता है, आप सबको पता होगा। परचेज से बैलेंस इंक्रीज होना है, सेल से बैलेंस, और वाइस वर्सा परचेज रिटर्न से बैलेंस कम होना है। स्टोर कार्ड ये स्टोर के एंगल से बन रहा है, आप अपने आप को स्टोर कीपर समझें। तो स्टोर में जब भी इन्वेंट्री इंक्रीज करेगी बैलेंस बढ़ जाएगा, परचेज से बढ़नी है। स्टोर में जब भी इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपने स्टोर लेजर कार्ड बनाना है, ये पहले ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है। हर कॉलम की आगे 3 वो हैं सब कॉलम जी। मैं उनके ऊपर क्या हेडिंग देता हूं, क्वांटिटी, रेट, और यहां इनवॉइस रेट आता है, और टोटल कॉस्ट, अमाउंट नहीं कॉस्ट। कभी भी कार्ड में सेल प्राइस नहीं आनी, कार्ड कभी भी सेल प्राइस पे नहीं बनता। जब हम कह ही रहे हैं कॉस्ट निकालने के लिए कार्ड बनता है, तो कार्ड में हमेशा परचेज इनवॉइस रेट या कॉस्ट पे कार्ड बनना है, सेल प्राइस पे नहीं बनता। इसी तरह इशू वाले कॉलम में भी क्वांटिटी का कॉलम होता है, रेट का कॉलम होता है, और टोटल कॉस्ट। ये पढ़ी हुई चीजें आपने, बस हम रिमाइंडर दे रहे हैं। ट्रेडिंग बिजनेस बहुत आसान है, और आपको ट्रेडिंग का नहीं आना सवाल मैं बता दूं, आपको जब भी आना है वो मैन्युफैक्चरिंग का आना है। लेकिन ट्रेडिंग का जो सवाल एक आधी दफा 2 दफा आया है वो कर लें, ये तो सिर्फ नेट प्रैक्टिस है या रिफ्रेशर है। क्वांटिटी, रेट, और इसमें भी टोटल कॉस्ट बैलेंस वाले कॉलम में। अगर वो आपसे कह देता है कि जी 1000 यूनिट्स का ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पर 1 जनवरी को 1000 यूनिट्स की ओपनिंग इन्वेंट्री है 15 रुपए के इनवाइस रेट पे, तो ये 15,000 की इन्वेंट्री होगी। मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री। जितनी भी परचेज करते जाएंगे, अगर फाइफो से बना रहे हैं तो वो इसके नीचे अलग-अलग आएंगी, एवको से बना रहे हैं तो वो मर्ज करी जाते होते हैं, सारी चीजें मर्ज। मसलन हमने 2 जनवरी को परचेज की, फाइफो से कर रहा हूं, 1000 यूनिट्स परचेज किए 20 रुपए के रेट पे, टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगी, ये दिया होगा 1000 यूनिट्स 20 के रेट पे, टोटल क्या बन जाएगी 20,000। अब बैलेंस में कैसे शो करेंगे, अगर फाइफो से बना रहा हूं मैं कार्ड मिसाल के तौर पर, हाँ जी, पहले ये 1000 यूनिट जो पुराने पड़े हैं वो लिखेंगे, और हर नए आने वाले यूनिट इसके नीचे लिखे जाएंगे। 1000 यूनिट 20 के रेट पे 20,000। फिर आपने 1000 यूनिट खरीदे, एज्यूम डाटा है, 1000 यूनिट खरीदे 25 के रेट पे, तो 25,000 रुपये उनकी टोटल कॉस्ट होगी, इनवॉइस वैल्यू। तो अब यहां पर बैलेंस में वो कैसे आएंगे, 1000 यूनिट 15 के रेट पे थे, 1000 यूनिट 20 के रेट वाले हैं, अब 1000 यूनिट 25 के रेट वाले आ गए। फाइफो में कभी भी मर्जिंग नहीं करते, अलग अलग रेट्स शो करते हैं, पुराने रेट्स अलहदा, नए रेट्स अलहदा। एवको में रेट्स एवरेज कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, मर्जिंग चलती है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी फॉर एग्जाम्पल आपने 1200 यूनिट बेच दी हैं, 1200 यूनिट बेची हैं, बेचने वाले यूनिट सेल प्राइस पे नहीं आने, यहां उनकी कॉस्ट मूवमेंट रिकॉर्ड करनी है कार्ड में। तो 1200 यूनिट अगर मैंने बेच दी है और फाइफो से बना हुआ ये कार्ड ऊपर में, जी बताओ कैसे करेंगे 1200 यूनिट का। अगर 4 जनवरी को मिसाल के तौर पर मैंने 1200 यूनिट बेच दी हैं, तो अब आप वो बेचे हुए यूनिट सेल किए हैं इशू कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, कैसे करेंगे। तो 1000 यूनिट पहले ये वाले बिकेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, सबको पता है 1000 यूनिट ये बिकेंगे 15 के रेट वाले, और 200 नेक्स्ट इसमें से 20 के रेट वाले बिकेंगे। तो बाकी हमारे स्टोर में जो बच जाएंगे 800 यूनिट्स बचेंगे 20 के रेट वाले, और 1000 यूनिट्स बचेंगे 25 के रेट वाले। ठीक है जी, बात समझ आती है कि नहीं समझ आती। तो इसी तरह ये सीक्वेंस से आप जो पहले आ रहे हैं वो पहले बिक जाएंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपने 20 यूनिट वापस किए जो आपने 3 जनवरी को खरीदे थे, 20 यूनिट वापस कर दिए
जो आपने 3 जनवरी को खरीदे थे उसमें से, या 100 यूनिट वापस कर दिए, सप्लायर को 100 यूनिट वापस कर दिए, सप्लायर को 100 यूनिट वापस कर दिए जो आपने 3 जनवरी को खरीदे थे। कोई बता सके इसको कैसे ट्रीट करेंगे? सप्लायर को परचेज रिटर्न कर दी 100 यूनिट्स की, 100 यूनिट्स की जो 25 के रेट पे 3 जनवरी को खरीदे थे। अब हमारे पास ये 800 यूनिट 20 के रेट वाले पड़े हैं, 1000 यूनिट 25 के, तो मैंने कहा 25 के रेट वाले जो 3 जनवरी को खरीदे थे उसमें से 100 यूनिट सप्लायर डिफेक्टिव थे, कोई मसला था, वापस दे दिए। जब आप वापस देंगे तो जिस इनवॉइस रेट पे आए थे उसी पे वापस जाने, क्योंकि इनवॉइस रेट चेंज नहीं होता। ये नहीं होगा बिल नया बनेगा, नहीं, वही इनवॉइस रेट चलता रहेगा। चीजें वापस गई, फिर उनके मुतबादिल नहीं आ गई, ओरिजिनल जिस इनवॉइस रेट पे परचेजिंग हुई है वही इनवॉइस रेट घूमता फिरता रहना है। तो हमारा इनवॉइस रेट जिस पे परचेजिंग की थी वो 25 का था, उसमें से आपने 5 जनवरी को 100 यूनिट सप्लायर को वापस कर दिए, तो ये 100 यूनिट ब्रैकेट में लिखेंगे 25 के रेट पे, तो ये मेरा ख्याल है 2500 यूनिट सप्लायर को 25 रुपए की परचेज रिटर्न हो जाएगी, और हमारे पास बैलेंस में ये 800 यूनिट ही पड़े रहेंगे, लेकिन ये आपके 900 यूनिट होंगे 25 के रेट वाले, 22,500 शायद। जो चीजें सप्लायर को बेटा वापस दे दी वो तो स्टोर से निकल गई ना, तो इनवॉइस रेट पे। अब इसी डाटा को एपको से बनाओ जल्दी से, खुद एपको से यही कार्ड बनाओ, बस इतना सा ही डाटा है। एपको में लोग गलतियां करते हैं और घूमते फिरते हैं। बनाओ जरा जल्दी से इसका एपको, फाइफो, ये सारा एज्यूम डाटा है। ट्रेडिंग बिजनेस में फाइफो और एपको बनाओ ये कार्ड, जरा इसी तरह का लिखना है तो ये लिख लो डाटा, इसी तरह का कार्ड एपको से बनाओ, बस फिर खत्म लेक्चर, आज इतना ही।